मुफलिसी को मात देकर आईएएस बने पवन कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आईएएस पवन कुमार के घर पर, जिन्होंने मुफलिसी को मात देकर एक नज़ीर पेश की, साफ तौर पे उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जो बेहद गरीब हैं, जो ये सपना नहीं देख सकते। लेकिन पवन कुमार की सफलता ने उनको सपने दिखाने का एक जज्बा दिया है। मेरे साथ पवन कुमार हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुफलिसी के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में किस तरह से उन्होंने ये सफलता अर्जित की। सबसे पहले न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो ये किस तरह से आपने किया? चूँकि मुफलिसी का दौर रहा, परिवार के पास संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थीं, आपके पास भी कोई सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे, बावजूद उसके आप फर्श से अर्श तक का सफ़र आपने तय किया। हाँ सर, इस पूरे जो भी मेरी सफलता है, इसमें पूरे प्रयास में एक तो मेरे माता पिता, मेरे बहनें और मेरे मामा, मेरे चाचा, ये सारे लोग साथ में रहे थे मेरे। तो जैसी भी मुझे ज़रूरत थी, इन लोगों ने मेरा साथ दिया। उसके बाद सर जो भी मेरी कोचिंग वगैरह थी, कोचिंग मैंने नहीं ली थी, मैंने सिर्फ ऑप्शनल की और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। बाकी सारी मैंने नेट से और जो मेरे दोस्त थे उनके कोचिंग नोट से हेल्प लेकर मैंने तैयारी की थी। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि परिवार बेहद मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है? तो इस मुफलिसी के दौर में मुझको पिताजी का साथ कभी कभी टूट जाता है आदमी। एक तरफ तैयारी, एक तरफ सपने है, दूसरी तरफ बेबसी है, मजबूरी है। तो तब आपने कैसे सामंजस्य बिठाया? ये 12th के जस्ट बाद में मेरे ऊपर एक खुद से मोरल प्रेशर था कि मैं जॉब करूं या फिर आगे तैयारी करूं, आगे पढ़ाई करूं। तो उस टाइम में ऐसा था कि मैंने जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम होता है, उसका फॉर्म अप्लाई किया था। घर वाले सभी थे, उनका भी यही कहना था कि अभी आपको जॉब कर लेनी चाहिए। तो मैंने एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए। मैंने सिर्फ अप्लाई कर दिया था, लेकिन फाइनल जिस दिन एग्ज़ाम था वो मैंने छोड़ दिया। और ये बात घर पे नहीं पता थी। जब मैंने छोड़ दिया, बाद में रिज़ल्ट आया, तो जब सबको पता लगा कि रिज़ल्ट आया है, तो सबने मेरे से पूछा कि क्या हुआ आपका। तो फिर मैंने बताया कि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो एक तो वो टाइम था। दूसरा, जब इस बार जो मेरा 2023 वाला थर्ड अटैम्प्ट था, जब मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो उस टाइम मेरे ऊपर काफ़ी ये प्रेशर था कि अगर इस बार नहीं होता है तो क्या होगा। इसके लिए मैंने एक पार्ट टाइम जॉब करने की सोची थी, वो कंटेंट राइटर की। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं मुखर्जी नगर में, वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंटेंट राइटर की जॉब के लिए मैं एक दिन गया था। लेकिन वहाँ 7-8 घंटे मुझे काम करना था और 500 पर डे के हिसाब से वो लोग पे करने वाले थे। तो मुझे लगा कि 7-8 घंटे अगर मैं यहाँ जॉब में दूंगा तो फिर मेरी पढ़ाई का टाइम मैं नहीं निकाल पाऊँगा। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा उस टाइम कन्विंस करते हुए, थोड़े अपने आप में स्ट्रेंथ लाते हुए कहा कि ठीक है, मैं 8-10 घंटे पढ़ लेता हूँ, 2-3 महीने की बात है, और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो फिर मैं जॉब करूँ। परिवार को आप कहाँ देखते हैं इसमें? परिवार का समर्पण, परिवार की मेहनत, आपका बेस तैयार करने में उन्होंने पूरी लाइफ खपा दी। क्या सोचते हैं उनके बारे में? सर, परिवार का तो बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जो भी मैं हूँ उसमें माता पिता, मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो मेरा साथ उन्होंने उस टाइम नहीं दिया होता तो मैं शायद कोई छोटी मोटी जॉब, ये मतलब 12th के बाद में जो भी जॉब होती हैं, या तो वो कोई जॉब कर रहा होता या प्राइवेट कहीं जॉब कर रहा होता। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरी सफलता है, वो मेरे माता पिता और मेरे परिवार की वजह से ही है। अच्छा, पिताजी ने कभी आपसे ये चर्चा की हो कि बेटा पवन, अब जो है स्थिति बहुत नाजुक है परिवार की, तो अब तुम छोटी मोटी नौकरी आप देख लो? कभी इस तरह की कोई चर्चा हुई होगी, या आपको भी परिवार की स्थिति को देखकर ऐसा लगा? वो 1-2 बार होता था। जैसे 12th के बाद में मैंने अभी बताया था कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फॉर्म, तो उस टाइम था कि जॉब कर लेनी चाहिए। उसके बाद में फिर जैसे 2 अटेम्प्ट में फेल हुआ, तो उनका यही था कि आप तैयारी करो। लेकिन बीच बीच में मुझे एहसास होता था कि कोई जॉब कर लेनी चाहिए, मतलब परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा बीच बीच में लगता था। अच्छा, शिक्षा दीक्षा की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक कहाँ कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की? स्टडी का क्या रूटीन रहा? सर, मेरी जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई हुई थी, वो मेरे ननिहाल में हुई है, मेरे मामा जी के पास। उसके बाद में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की मेरी जो पढ़ाई है वो नवोदय विद्यालय में हुई है। इसके बाद में मैंने अपनी हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में बीए किया था, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। इसके बाद में फिर मैंने मास्टर्स के लिए जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया था, और वहाँ पे 2 सेमेस्टर में एमए परस्यू किया था मैंने। उसके बाद में फिर क्योंकि मैं तैयारी और एमए में बैलेंस नहीं बना पा रहा था, तो मैंने एमए छोड़ दी और ये अपनी यूपीएससी की जो तैयारी है वो जारी रखी थी। अच्छा पवन जी, एक मैं और बात जानना ही चाह रहा था कि कभी आपको स्टडी के दौरान, हायर एजुकेशन में तो खैर नहीं कर पाए होंगे आप, चूँकि जूनियर या जो मिडिल एजुकेशन होती है उसमें, क्या आपको भी कभी मजदूरी करनी पड़ी, मेहनत कशी करनी पड़ी? नहीं, मैंने कोई ऐसी मेहनत मजदूरी नहीं की थी। मेरे परिवार वालों ने मेरा सपोर्ट किया था। जी। तो क्या आप
क्या उनको, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबका है, जो आप जैसे परिवार के लोग हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कहना है? उनसे मेरी एक दो चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। पहला तो ये है कि आप अपना टारगेट बनाएं, अपना एक टारगेट निर्धारित कर लें कि आपको जीवन में अचीव क्या करना है। उस टारगेट को पाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, उस प्रोसेस को आप एक बार डिफ़ाइन कर लें, उस प्रोसेस के बारे में जान लें। उसके बाद में पूरी ईमानदारी और लगन से, कंसिस्टेंसी के साथ डेली आपको हार्ड वर्क करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। जैसे गीता का भी सार यही है कि कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें। यही MS धोनी सर हैं, उनका भी कहना है कि अगर आप अपनी प्रोसेस ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते हैं तो रिजल्ट अपने आप निकलेगा। तो मेरा यही कहना है कि आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहें। अच्छा, कल के पवन कुमार, आज के पवन कुमार में सोसाइटी का जो नज़रिया है उसको किस तरह से आप बदलाव देखते हैं? कि कल के पवन कुमार को क्या सोचते थे, वो क्या बैठना पसंद करते थे आपके साथ, क्या आपकी मदद करना पसंद करते थे, और आज के पवन कुमार को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया बदला? सर थोड़े बहुत चेंजेस तो आना स्वाभाविक हैं। जैसे पहले लोग नहीं पहचान रहे थे, आज गांव समाज क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, सभी का प्यार मिल रहा है। जैसे कल मेरा गांव में जब आगमन हुआ था तो स्वागत समारोह में इतने ज़्यादा लोग शामिल थे, जो मतलब इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी अपने जीवन में अपने साथ। तो इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा तो अच्छा लग रहा है पहले से, कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, इतने सारे लोगों का आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पहले कभी ऐसा कोई ऐसी घटनाक्रम हुआ हो, अरे भाई कलेक्टर, चूँकि साइटी में सारी चीज़ें चलते हैं, अरे बोले कलेक्टर का क्या है यार, हो ना हो, कोई छोटी मोटी पकड़ लो, इस तरह का कोई आपके साथ कोई घटनाक्रम हुआ? ऐसे मोरल प्रेशर रहते थे। जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में अभी 24 चल रही है, तो दो ढाई साल का गैप हुआ है। तो उस दौरान काफ़ी लोग समझाते थे कि आप कोई छोटी जॉब कर लीजिए, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए। उनमें से कुछ लोग जो होते थे वो जेन्युइन होते थे, जिनका सही में मतलब था कि ठीक है आप सपोर्ट करिए। लेकिन कुछ लोग वैसे भी होते थे जो व्यंग करते थे, सटायर टाइप बात करते थे कि अब क्या आप वहाँ तैयारी कर रहे हैं, बड़े लोगों की बात है, इतना खर्चा आएगा। तो दोनों ही तरह के समाज में लोग शामिल रहते हैं, लेकिन ठीक है। तो आपने ये कैसा सोचा, चूँकि परिवार का बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है कि मुझको IAS ही बनना है? चूँकि मेरी आपके फादर से भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि जब बचपन से लेकर उनका यही सपना था कि जाना है तो इसी हो जाना। ये सर मेरा जब मैं 8th तक पढ़ रहा था, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई थी मामा जी के गांव में, तो वहाँ मेरे जो प्रिंसिपल थे मनोज सोलंकी सर और संजय सोलंकी सर, इन दोनों लोग, ये पहले वो लोग थे जिन्होंने मुझे UPSC सिविल सर्विसेज के बारे में प्रेरित किया था। उनका हमेशा से कहना था कि आपके अंदर पोटेंशियल है और अगर आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। तो वो मेरा पहला इनिशियल इन्फ्लुएंस था, जहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में नवोदय में जब गया, नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ कुछ टीचर्स ऐसे थे जो तैयारी कर रहे थे या कर चुके थे, 1-2 अटैम्प्ट दे चुके थे। तो उनसे मुझे जानकारी मिली कि कैसे मुझे ये अचीव करना है अपना टारगेट। उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय UPSC सिविल सेवा के लिए वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से सर मेरा ये सपना। मैं परिवार खड़ा है और ये अभी झोपड़ी जस की तस ऐसी ही है स्थिति। तो मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर होम स्कीम है, तमाम स्कीम्स हैं, तो क्या उसमें लाभ नहीं मिलता? सर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और काफ़ी लाभार्थी भी उनका लाभ उठा रहे हैं। जैसे एक हर स्कीम की एक लिमिट होती है कि कितने लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है। तो जैसे गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और हर साल नए नए घर बन रहे हैं, नई स्कीम्स का लाभ मिल रहा है। मेरे केस में कुछ निचले तबके के जो अधिकारी थे उनकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है मेरे जैसे लोगों को। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जाके गवर्नमेंट के इस प्रयास में अपना सहयोग दे पाऊँ, जो भी स्कीम्स हैं उनका लाभ मैं जो लाभार्थी हैं उनको दे पाऊँ। ये कुछ ये तो था। परिवार, चूँकि पिताजी आपके साथ हैं, फैमिली आपके साथ है, तो किस तरह का अब आप कितना सपोर्ट इनको करेंगे? सर मेरा तो पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अब जैसे मैं वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए वो अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता है। अगर जड़ों को भूल जाएगा तो गिर जाएगा, तो मैं उनसे अलग जाऊंगा कहाँ। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा कि उनको कभी तकलीफ ना हो आगे से। अच्छा, ये पूरी जो तस्वीर है, छप्पर की तस्वीर, कच्चे मकान की तस्वीर, IAS बनने के बाद में भूल तो नहीं जाएंगे? सर मैं हमेशा ध्यान रखूँगा, ये मुझे एहसास कराता रहेगा कि मैं कहाँ से उठकर आया हूँ। और मुझे हमेशा ये चीज़ मेरे दिमाग में आती रहेगी कि मुझे मेरे जैसे लोग जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, मैं हमेशा उनकी सपोर्ट करता रहूँ, उनका समर्थन करता रहूँ, उनके लिए ईमानदारी से काम करता रहूँ। तो ये तस्वीर मैं कभी नहीं भूलूँगा। अच्छा, कोचिंग आपने दिल्ली में की, मुखर्जी नगर में कोचिंग की, वहाँ किस तरह से जो आपके शिक्षक थे, किस तरह से सपोर्ट वहाँ का, किस तरह से माहौल बन पाया आपका?
हाँ सर, मैंने मुखर्जी नगर में कोचिंग नहीं की थी, मैंने एक ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शनल की कोचिंग इलाहाबाद में की थी ग्रेजुएशन करते समय। मुखर्जी नगर में मैंने सेल्फ स्टडी की थी और मेरे जो दोस्त थे जो कोचिंग कर रहे थे, मैं उनके नोट्स से अपने नोट्स बनाता था। तो और एक जब प्रीलिम्स के बाद में मेंस आता है तो मेंस के टाइम पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मेरा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, केवल मॉक इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज के लिए मेरा इंटरेक्शन रहा है। बाकी मैंने अपने दोस्तों और नेट की सहायता से तैयारी की थी। अच्छा, कई बार चूँकि आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी तो कई बार ऐसा होता होगा कि जेब में पैसा नहीं रहा होगा, तो किस तरह से परिवार भी कई बार जूझता होगा कि किस तरह से मैं बेटे की मदद कर पाऊँ। तो क्या तब कौन लोग खड़े होते थे? दोस्त खड़े होते थे, रिश्तेदार खड़े होते थे? उस टाइम मेरे मामा, मेरी मौसी और मेरे चाचा और मेरे दोस्त जो मेरे साथ रह रहे थे, इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा था। अगर कभी विलम्ब हो जाता था पैसे आने में या कम पैसे आए तो इन लोगों की मदद से मेरा मैनेज हो जाता था। कई बार ऐसा होता कि मेरे पैसे जल्दी ख़त्म हो गए तो जो मेरे पार्टनर थे उनके पैसे से काम चल जाता था, फिर जब मेरे जाते थे तो मैं उनको पे कर देता था। इस तरह से मतलब सामंजस्य बनाकर चीज़ें हो जाती थी। अच्छा, गरीब बच्चों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे अपील ये है कि जैसे आप सपने देखें, सपने देखने पर किसी एक विशेष तबके का अधिकार नहीं है। सपने देखने की आज़ादी सभी को है। आप सपने देखें, बड़े सपने देखें, उस सपने को पाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। अपने माता पिता, जो आपके मित्रजन हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उनका समर्थन लेते रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें और उस जो भी आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें, पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करें। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, कैडर कौन सा मिला है? अभी सर ये डिसाइड नहीं हुआ है, ट्रेनिंग पर जाने से पहले डिसाइड होगा। अच्छा, ये आईएएस मिला है, आईपीएस मिला है, ये तो वो कौन सा मिला है? ये आईएएस मिल जाएगा क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो आईएएस मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे लोगों की सोच पर क्या कहेंगे जो जब अर्श पे आदमी पहुंचता है तो उनकी सोच बदल जाती है और जब फर्श पे रहता है वही काबिल बच्चा, काबिलियत में तो तब भी कमी नहीं थी लेकिन काबिलियत का ठप्पा लग गया, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि भाई अपनी सोच को थोड़ा संवारें, सुधारें, क्या करें? सर उनसे मेरा यही कहना है कि जैसे आप जहाँ से उठे हैं आप उस चीज़ को ना भूलें। आपने वो चीज़ें फेस की हैं तो आप उसको अच्छे से समझते हैं। अभी अगर मैं अधिकारी बनूंगा तो मैंने उन चीज़ों को रियलाइज़ किया है, उन चीज़ों को फ़ील किया है जो समाज में चल रही हैं, जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने उनको जिया है। अब ये मेरे लिए अच्छा हो पाएगा कि मैं चीज़ों को क्योंकि जान रहा हूँ तो मेरे लिए पॉलिसी मेकिंग में आसानी होगी, उनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। तो वैसे लोगों से मेरा एक ही कहना है कि जो आपने फेस किया है आप यह प्रयत्न करें कि आपके जैसी दिक्कतें, जो भी समस्याएँ रही हैं, वो आपके जैसे लोगों को फेस ना करनी पड़ें। आपकी वजह से अगर कुछ लोगों का भला हो रहा है तो पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। तो ये मेरे साथ आईएएस पवन कुमार साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि गरीबों को भी सपने देखने का पूरा अधिकार है, वो सपने देखें और उस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।